सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनवायरनमेंट की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हमने पढ़ लिया है पवन ऊर्जा, हम पढ़ चुके हैं सोलर एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं। आज हम हाइड्रो और सॉइल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कल जो पढ़ा था। कौन बताएंगे? सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के बारे में शॉर्ट में 1-2 मिनट में बताइए कल जो हमने पढ़ा था। फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आइए आगे जल्दी से। किसी को समझ नहीं आई थी कल की क्लास? नहीं मैम, इतना इंटरेस्टिंग क्लास था, कैसे समझ नहीं आया? बोल नहीं रहे हैं, जानबूझ के वो सुनना चाहते हैं कि आप सुनाए। हम्म, रिवाइज करवा दें। मैं बता देता हूँ मैम। आप ठीक है। करवाइए आप। जी हाँ, ठीक है। वो सोलर एनर्जी में तो आपको पता है कि सोलर सेल्स होते हैं। ये सभी कंडक्टर से बने हुए होते हैं। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डायरेक्टली ग्रिड से जोड़ सकते हैं या अपने बैटरी से जोड़ सकते हैं। दो तरह के सिस्टम्स अवेलेबल है एज ऑन डेट इन पब्लिक। ठीक है मैम। तो जो जी बैटरी से आप जोड़ोगे तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। वो सारे सोलर एनर्जी हैं, वो आपको स्टोर हो जाते हैं बैटरीज में। और आप उससे आप रात के में समझ चला सकते हैं। ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपने कितने केवीए का आपने सोलर सेल्स लगाए हैं। अभी 3 kVA तक की गवर्नमेंट पे सब्सिडी दे रखे हैं। 40% तक की सब्सिडी मिल रही है एज ऑन डेट। ये आपका सोलर सेल के बारे में हो गया। दूसरा है आपका विंड एनर्जी के लिए। तो उसमें है कि टरबाइन्स लगे होते हैं। गुजरात में जब भी आप कच्छ वगैरह में जाएंगे और महाराष्ट्र में भी रास्ते में दिखाई देता है। ठीक है मैम, जहाँ जहाँ पहाड़ी है वहाँ वहाँ लगे हुए होते हैं कुछ जी कुछ डिस्टेंस पे। तो ये क्या है, टरबाइन हमारा घुमाता है। विंड एनर्जी हमारे उस फील्ड को, जो मोटर लगे हुए हैं उसमें जनरेटर लगे हुए हैं, रादर दैट इज ए जनरेटर दैट कैन नॉट से। वो जनरेटर और मोटर एक दूसरे का उल्टा होता है। इसमें है कि जी विंड एनर्जी से हमारा ये रोटर घूमता है। और वो अ, तो उससे हमें बिजली डेवलप हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसके कॉइल्स में, उसके स्टेटर में। और उसको हमको रिकलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जी एनर्जी कम या ज्यादा हो सकता है, कहीं बिट का स्पीड ज्यादा या कम हो सकता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एडिशनल सिस्टम्स लगे होते हैं। ठीक है। वो सेमीकंडक्टर्स के होते हैं। ठीक है मैम। तो उसको जी हमको कंटिन्यूअस एक समान ऊर्जा आपको हो, 230 वोल्ट ही मिले हमें। तो उसके लिए रेगुलेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं मैम कि ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स होता है, उसको भी हम लोग रेगुलेट करते हैं। वो आपके हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, इन सबों को लगा के वो उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये सब है उसका। उसकी क्लिपिंग वगैरह की जाती है, जो भी ऊपर इम्पल्सेस वगैरह होते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको क्लिपिंग कर दिया जाता है। एक समान वोल्टेज मिलता है हमें। ठीक है जी मैम। तो ये जी हो गया आपका विंड एनर्जी के बारे में। तो बस मेरे समझ से इतना काफी है। बहुत 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 अच्छे से आपने सभी चीजें एक्सप्लेन कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको जो कल नहीं कर पाए होंगे, आशा है उन्होंने आज बहुत अच्छे से सर से समझ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। ये हमारे दो मेन एनर्जी रिसोर्स हो गए। जो हम वैकल्पिक ऊर्जा की बात करते हैं, अल्टरनेट ऊर्जा सोर्स की बात करते हैं, तो ये दो थे मेन। अब हम आज नया पढ़ेंगे अपने। दो हैं इसमें, सॉइल एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। आपको सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा, जिन्होंने पहले कभी नहीं सुना होगा कि सॉइल एनर्जी भी होती है क्या। बिल्कुल होती है। क्या होती है इसको पढ़ते हैं हम लोग। मिट्टी में हम लोग जैसे, पता है हमको कि सारी कुछ सब कुछ होता है मिट्टी में। मिट्टी से ही बहुत कुछ हमको मिलता है। अगर पेड़ पौधे लगते हैं तो पेड़ पौधों में भी सारी चीजें मिट्टी से जाती हैं। और हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो भी कहाँ बनता है? कहीं ना कहीं मिट्टी की, धरती की परतों में ही बनता है सालों तक। जो हम एक इकोसिस्टम पढ़ते हैं, उसमें हम बार बार हमारा फिर से वो आ जाएगा, हमारा सोलर
जो एक फूड चेन आ जाती है, या हमारा आ जाता है कि सन से प्लांट ने फूड बनाया, एक हो गए प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर हो गई है। फिर उसके बाद प्राइमरी उपभोक्ता हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और फाइनली कौन आते हैं, डीकम्पोजर आ जाते हैं। तो ये जो डीकम्पोजर होते हैं ये कहाँ होते हैं, मिट्टी की अंदर होते हैं, अपना काम करते रहते हैं, धीरे 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 क्या काम करते रहते हैं, जो जटिल अणु होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स जो बॉडी होती है उनको तोड़ देते हैं, जो जो जिस चीज से बना होता है उसको सब अलग अलग कर देते हैं, पानी को पानी में, मिट्टी को मिट्टी में, और भी जो जो चीजें हैं सबको अलग अलग अपनी अपनी जगह पे भेज देते हैं। कौन, डिकम्पोजर। यही कौन होते हैं, माइक्रो बॉडीज होते हैं। और इन माइक्रो बॉडीज का यूज करके ही सॉइल से एनर्जी प्राप्त की जाती है, बनाई जाती है। यही क्या होती है, सॉइल एनर्जी। क्या है इसमें, मिट्टी के माइक्रोबायल ईंधन कोशिकाओं के उपयोग के, ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, उस चीज को समझ के चलिएगा, ध्यान में रख के। हमें बहुत टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, अगर नहीं आ रही कोई चीज समझ में, फैक्ट याद रख लेना है हमको कि ऐसा होता है, ऐसे ये बनती है, सीधी सी ये लाइन हमको ध्यान में रखना है कि जो MFC सेल्स हैं के उपयोग के माध्यम से बिजली बनाने की, अच्छा इनमें क्या होता है, बिजली बनाने की क्षमता होती है माइक्रोबियल ईंधन कोशिकाओं के उपयोग से, मिट्टी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की पावर होती है। फिर ये क्या होते हैं, MFC एक उपकरण की तरह काम करते हैं, ये उपकरण के रूप में यूज किए जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि वही जो हम डिकम्पोजर देख रहे थे, वो अपना काम लगातार कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई एक एनर्जी काम कर रही है, काइनेटिक एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है, उसी एनर्जी को ये MFC जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। मिट्टी के कणों के चारों ओर सतही आवेशों द्वारा, मतलब जो एक सरफेस पे आवेश क्या होते हैं, आयंस होते हैं, उन आयंस का क्या होता है, पानी की गति को ये पानी की गति को, यानी कि वाटर की जो एक एक्टिविटी होती है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करने की भी इनमें पावर होती है, हलचल मचाने की, आप सरल शब्दों में समझे तो इनमें पावर होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड by surface charges around soil particles can influence soil water movement. इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग कर मिट्टी के विद्युत क्षेत्र को समायोजित करके मिट्टी के जल परिवहन को विनियमित करना संभव हो सकता है। बाय एडजस्टिंग द सॉइल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉइल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मिट्टी में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेटिक उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, उस वाले मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें आ जाती है, मैग्नो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है उसमें, उस वाले रीजन की बात हो रही है। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड using electrolytes it may be possible to regulate soil water transport, परिवहन को विनियमित करना मतलब एक जगह से उसको दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है उसके थ्रू। फिर नेक्स्ट क्या है, इसलिए माइक्रोबियल मतलब कैसे, ये फाइनली कंक्लूजन है कि कैसे मिट्टी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए माइक्रोबियल ईंधन कोशिकाओं और मिट्टी के विद्युत क्षेत्रों के हेर फेर के माध्यम से, मतलब उसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया, जोड़ तोड़ करके क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर सॉइल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स एंड द मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है कि जो चीज
वास्तविक है, उसमें हमको हमारे हिसाब से कोई रिजल्ट चाहिए तो उसमें हेर फेर कर लो, आगे पीछे उसमें कर लो। जैसे घर में जेंट्स लोग लाते हैं, अगर श्रीमती जी के हाथ में सैलरी देते हैं, अब श्रीमती जी से पूछा कहाँ गए पैसे, पूरा हिसाब दो, देने बैठे तो वो एक चुटकुला आता है ना कि बाकी के पता नहीं कहाँ गए, हेर फेर जो हो गए, या फिर इधर का उधर जोड़ दिया कि ये चीज इतने की थी लेकिन उसी में जोड़ के बता दिया कि ये 4 रुपए की चीज को 6 रुपए का बता के हिसाब किताब मिला दिया। तो वही है, जोड़ तोड़ करके अपने हिसाब से रिजल्ट लाना ही मैनिपुलेशन होता है। यही बस इतना ही है सॉइल एनर्जी में। सबसे मेन रोल क्या है इसमें, काय से बन रही है, ये जो भी एनर्जी हम पढ़ रहे हैं उसमें पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन आते हैं। इसमें इससे क्वेश्चन आएंगे माइक्रोबियल ईंधन कोशिकाओं, एमएफसी से पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो टरबाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जितनी चीजें डायग्राम में दिख रही हैं, इसमें ये मेन डायग्राम है, इससे आपके पूछे जाएंगे कि क्या होता है, मेन शाफ्ट होता है, टरबाइन होता है, जनरेटर होता है, ये पार्ट्स हैं इसके, पवन चक्की के, विंड मिल के। इन पार्ट्स के बारे में डिटेल पढ़ लीजिए, खोज खोज के घुस घुस के पढ़ लीजिए, कहाँ से भी कुछ भी पूछ ले आप बता पाएंगे। डिटेल्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, इसमें इससे आएगा। सोलर एनर्जी में कहाँ से आएगा, फोटोवोल्टिक सेल से आएगा क्वेश्चन, या कितने टाइप से जो सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है, 2 टाइप से ये दिए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। किस टाइप के लेंस का यूज किया जा सकता है, तो जो एपरेटस यूज हो रहे हैं या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज में टरबाइन का क्या काम होता है, टरबाइन कैसा होता है, कितने टाइप के टरबाइन होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी हम कहीं भी जाते हैं या स्पेशली हम जाते हैं घूमने के लिए, डैम देखने, हम ये वाला डैम देखने जा रहे हैं, हम वो वाला डैम देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ा डैम कौन सा है इंडिया का, बताइए। हीराकुंड महानदी पर। हीराकुंड सबसे बड़ा है भाखड़ा नंगल वाला मैम, जी, भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नांगल। और 2 आंसर अलग अलग आ गए हैं, और बताइए। अभी रिसेंटली जम्मू में भी बना है एक, जो मेरे समझ से रावी नदी के ऊपर है। ये चीजें डेली अपडेट होती है, ये आज का होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग, कल पता करके आएंगे कि रिसेंट में मैम टिहरी डैम, टिहरी डैम मैम। टिहरी डैम सबसे ऊंचा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अलग अलग भी होते हैं, हालांकि नेट जेआरएफ में इतने ऐसा नहीं आते हैं जी के बेस्ड पे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए चूंकि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा, तीनों टाइप से आप नोट कर लीजिए आज का होमवर्क, ये कल आपको पता करके आना है। तो हम जहां भी जाते हैं हम डैम देखते हैं, घूमते हैं। डैम क्या होते हैं, डैम ऐसी संरचना होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी को रोकने का काम करते हैं, पानी को आगे बढ़ने से रोकते हैं उसी फ्लो में जैसा वो है, जो उनका एक स्पीड है उससे बहने से, या स्टोरेज करने के पर्पज से पानी को रोकने के लिए जो वॉल बनाई जाती है वही डैम होते हैं। तो हाइड्रो एनर्जी में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले यहाँ पे हम देख लें उनको। पहला क्या होता है, डैम, नदियों के बीच बनाई गई ऊंची, यहाँ बीच मतलब, बीच का मतलब ये नहीं कि 2 नदियों के बीच में बना रहे हैं, बीच मतलब कोई एक ही नदी है उसके बीच में हमने दीवार खड़ी कर दी, बीच का मतलब ये है यहाँ पर ऊंची मजबूत दीवार। और कैसी होगी ये, चौड़ी भी हो, बड़ी भी होगी, ऊंची भी होगी और मजबूत भी होगी, नहीं तो पानी के बहाव में टूट जाएगी। रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर डैम बनाने से पानी एकत्रित होने वाला क्षेत्र, मतलब ये डैम बना दिया, अब यहाँ से पानी इधर वैसे नहीं जा रहा है जो नॉर्मली वो अपने हिसाब से जाता है, यहाँ अब रोक दिया, पानी का आगे बढ़ना रोक दिया, तो यहाँ इस एरिया में जहां पानी भर रहा है यही रिजर्वायर है। इस पिक्चर में देखें, ये रिजर्वायर है, ये डैम है, ये डैम है और ये रिजर्वायर है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस पिक्चर में देखें तो ये रिजर्वायर है,
ये डैम है, ये जो वॉल दिख रही है ये डैम है, और डैम में ये रिजर्व, जितने ही जगह में पानी भरा है वही रिजर्वायर है, कितने में पानी स्टोर हुआ है कितनी जगह में वही रिजर्वायर है। फिर क्या है, कैंटमेन एरिया है। कैंटमेन एरिया क्या है, रिजर्वायर के बाहर का क्षेत्र, इसके बाहर का, ये जितनी जगह में पानी रुका है उसके बाहर का क्षेत्र क्या है, कैंटमेन एरिया कहलाता है। फिर पेन स्ट्रोक, पेन स्ट्रोक क्या है, पानी के बहाव को निर्देशित करने वाला पाइप, ये है पेन स्ट्रोक। मतलब निर्देशित करने का क्या मतलब है कि हमको कहाँ भेजना है पानी, वहीं, अगर हम इसको पाइप के थ्रू नहीं भेजेंगे तो ये कहीं से भी चला जाएगा और कहीं भी चला जाएगा, लेकिन हमको पर्टिकुलर जगह पर भेजना है। कहाँ भेजना है, बिजली प्रोड्यूस करना है हमको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, जब पानी किसी घूमती हुई चीज पर गिरेगा, टकराएगा, तो बिजली बनेगी। इसलिए ये पंखे लगे होते हैं, टरबाइन कहलाता है ये, इस पे पानी को हमको गिराना है, तो उस डायरेक्शन के लिए इसका यूज किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं पेन स्ट्रोक। नेक्स्ट हमारा होता है, ये पेन स्ट्रोक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ज्यादा पानी का बहाव कम दबाव के साथ होता है इसमें, इसको बोलते हैं ओपन पेन स्ट्रोक। और दूसरा होता है क्लोज्ड पेन स्ट्रोक, ज्यादा दबाव के साथ कम पानी का बहाव, मतलब पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है, लेकिन हम उसको अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से आ रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेंगे, वो होगा क्लोज्ड पेन स्ट्रोक। और अगर पानी कम प्रेशर के साथ आ रहा है तो हम ज्यादा पानी भी छोड़ सकते हैं, ज्यादा छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर टरबाइन घूमेगा नहीं। अगर ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, कम प्रेशर वाला पानी, तो टरबाइन घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। इसको रोटेट कराने के लिए अगर धीरे पानी जा रहा है, मतलब कम प्रेशर का पानी है, तो ज्यादा पानी छोड़ना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं तो क्लोज कहलाएगा। और कम पानी छोड़ रहे हैं, प्रेशर ज्यादा है, तो वो ओपन पेन स्ट्रोक कहलाएगा। फिर एक होता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है, पेन स्ट्रोक पर पानी के अतिरिक्त दबाव को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। मतलब अगर ये क्लोज वाले में मान लीजिए हमें ज्यादा दबाव के साथ पानी का, मतलब अगर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसको क्या होगा, उससे हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कहाँ चले गए, ये इसके ऊपर एक और टैंक बनाया जाता है। मतलब इस पाइप के लिए ये टैंक बनाया जाता है इसकी सुरक्षा के लिए, कि जो एक्स्ट्रा वाटर है या जो बहुत ज्यादा प्रेशर से आ रहा है वो इसकी दीवार को मतलब ना तोड़ दे। तो अगर एक्स्ट्रा पानी है या बहुत ज्यादा प्रेशर वाला है तो उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा और वो इसी टैंक में चला जाएगा। जरूरत से ज्यादा पानी है तो वो इस टैंक में चला जाएगा रिलीज करने के लिए, वही सर्ज टैंक कहलाता है। यानी कि टोटली वो इसकी सुरक्षा के लिए, पेन स्ट्रोक की सेफ्टी के लिए है ये सर्ज टैंक। अब हमारा आता है टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, पानी की पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा को मैकेनिकल या गतिज ऊर्जा में बदलता है। मतलब पानी नॉर्मली, पानी में, वाटर में अपनी एक खुद की एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हर एक चीज, जितनी भी चीज है दुनिया में, सब में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पानी की भी है अपनी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी, उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इस एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में जो बदल देता है वही क्या है, टरबाइन। ये जो रोटेट होते हैं, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट जब होते हैं तो वो जो पानी की स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो काय में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल में चेंज हो रही है। अभी इलेक्ट्रिक में नहीं चेंज हो रही है, इससे मैकेनिकल में चेंज हो रही है। फिर टरबाइन के टाइप्स कितने हैं, टरबाइन्स के टाइप होते हैं मेनली 2 होते हैं। एक होता है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। पहले इम्पल्स देख लें। इम्पल्स क्या होता है, पेल्टन व्हील, क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, अभी आ चुका है नेट जेआरएफ में, यहाँ से ही क्वेश्चन आया है।
टरबाइन का टाइप ही पूछा है कि किस टरबाइन का कहाँ यूज होता है, किस टाइप के टरबाइन का यूज। तो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है एक, पानी का टेंटिकल फ्लोर होता है, ड्राफ्ट ट्यूब की इसमें जरूरत नहीं होती। ये सारी चीजें ना कल मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी इन लाइंस को, या किसी और को पता हो तो वो अभी चाहे एक्सप्लेन करना तो कर सकते हैं, बाकी नहीं तो मैं कल डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मेनली दो टाइप के होते हैं, इम्पल्स टरबाइन और दूसरे होते हैं रिएक्शन टरबाइन। फिर इस रिएक्शन टरबाइन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कैप्लान टरबाइन। इसमें क्या होता है, निम्न वाटर हेड के हाइड्रो पावर प्लांट में ये यूज किया जाता है। निम्न वाटर हेड का मतलब है कि ये जो हम तीन टाइप के होते हैं, जो वाटर प्लांट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। किसके आधार पे, वाटर हेड के आधार पे, मतलब इनको आप समझ सकते हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी समझ सकते हैं। जो 0 से 30 मीटर के होते हैं वो होते हैं लो या निम्न, बहुत छोटे। और उसके बाद में मिड होते हैं 30 to 300 मीटर, फिर होते हैं 300 अप टू 300 मीटर, वो होते हैं हाई हेड। तो ये यहाँ पे उसी हेड की बात की गई है कि निम्न हेड मतलब हेड, लो वाटर हेड के हाइड्रो पावर प्लांट में ये यूज किए जाते हैं। कौन से, कैप्लान टरबाइन। इनमें ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत होती है। ये पॉइंट एज इट इज याद रखिए कि किसमें ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत होती है, किसमें नहीं होती है। फिर फ्रांसिस टरबाइन होते हैं एक, ये भी रिएक्शन टरबाइन में आते हैं, दूसरा टाइप है। ये मीडियम वाटर हेड का कितना होता है हमने अभी देखा, 30 से लेके 300 मीटर तक होती है उनका हेड, मीडियम वालों का। इसमें यूज किए जाते हैं फ्रांसिस टरबाइन। इनमें इम्पल्स तथा रिएक्शन दोनों क्रियाएं होती हैं। इनमें पानी का प्रवेश रेडियस फॉर्म में तथा उसका निकास एक्सियल फॉर्म में होता है। प्रवेश मतलब कहीं भी है पानी, दो जगह से आ रहा है, कहाँ से लग रहा है, यहाँ पानी एक जगह से आता है और दूसरी जगह से निकल जाता है, एक इसी को बोलते हैं प्रवेश और निकास। तो रेडियस फॉर्म में क्या होता है, प्रवेश होता है, और जो निकल रहा है वो कैसा होता है, एक्सियल फॉर्म में, अक्षीय होता है एक्सियल। और रेडियस क्या होता है, रेडियस का हम पढ़ते ना मैथ्स में आता है, रेडियस क्या होता है सर, त्रिज्या। त्रिज्या। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्वरूप अलग है, वो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। अभी सिर्फ ऐसे याद रख लीजिए कि एक आता है रेडियस फॉर्म में और निकलता है एक्सियल फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया। टरबाइन कितने टाइप के हो गए बताइए, मेनली 2 टाइप के, कौन कौन से, इम्पल्स और रिएक्शन। हाँ, और रिएक्शन टरबाइन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के मैम, कैप्लान और कैप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन। अब एक फ्रांसिस। चीज, हाँ एक चीज होती है स्लिप वे। स्लिप वे क्या होता है, जो अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए रिजर्वायर में लगा हुआ दरवाजा है, वही स्लिप वे होता है। मतलब रिजर्वायर क्या है, हमने देखा था ना, ये रिजर्वायर है। कभी हम सुनते हैं ना कि इस डैम की जब बहुत ज्यादा बाढ़ वाली कंडीशन हमको लगती है कि पानी आ रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है डैम, तो हम सुनने में आते हैं उस डैम के, टिहरी डैम के 2 गेट खोल दिए, टिहरी डैम के 3 गेट खोल दिए। सुनने में आता है या नहीं आता है ऐसा, यस मैम, आता है ना, यही है। तो ये वही गेट है कि जो एक्स्ट्रा, अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा पानी बढ़ रहा है, अगर उसको नहीं निकालेंगे, गेट नहीं खोलेंगे, तो क्या होगा, दीवारें टूट जाएंगी और बाढ़ की कंडीशन, मतलब फिर तो ये होगा, क्योंकि रिजर्वायर जो होते हैं अपने आप में बहुत बड़े बड़े होते हैं
और वो पूरा शहर का शहर डुबाने की अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी उनकी इतनी होती है। इसलिए गेट खोल के क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकालते रहते हैं। ये हमारे टरबाइन के टाइप्स हो गए। अब ये भी वही है, उस डायग्राम में इसमें वही बताया कि ये हायर रिजर्वायर है, रिजर्वायर से पानी ये गया यहाँ पे, इधर ये क्या है हमने पढ़ा था अभी, पेन स्टोक, पेन स्टोक से गया टरबाइन पे, टरबाइन ने जो कौन सी एनर्जी थी, इनबिल्ट एनर्जी जो रहती है वाटर की, पोटेंशियल एनर्जी को काय में चेंज कर दिया, कौन सी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू कहाँ भेज दी जाएगी, ट्रांसफार्मर के थ्रू भेज दी जाएगी, आगे आगे बढ़ा दी जाएगी, और फिर फाइनली घरों तक पहुंच जाती है। ये प्रोसेस होती है इसकी। अब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट देखेंगे। ये 3 आधार पे हम देखेंगे। पहला होता है पानी के बहाव के आधार पे, मतलब पानी कैसा है, बह रहा है, पानी की स्पीड और प्रेशर कैसा है उसके अकॉर्डिंग। एक होता है रन ऑफ रिवर, यह प्लांट तब उपयोग में लाया जा सकता है जब इसमें पानी बहकर आता है, खुद आ रहा है पानी बह के, और इसका यूज करके हमने क्या कर ली, बिजली बना ली बेस लोड के लिए। बेस लोड मतलब थोड़ी सी जरूरत के लिए, एकदम बेसिक लोड। और फिर दूसरा होता है पॉन्डेज टाइप, मतलब पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब, तालाब जैसी बना के उसमें पानी को कम मात्रा में स्टोर कर लिया, वहां से बना ली बिजली। ये पीक लोड के लिए किया जाता है। फिर आता है रिजर्वायर टाइप, जो बांध बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, और बेस लोड तथा पीक लोड दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है, दोनों का काम कर लेगा ये। फिर दूसरा होता है वाटर हेड के आधार पर, कैसा होता है, एक होता है लो हेड, ये हमने देख ही लिया है, 0 से 30 मीटर है, कैबलाइन टरबाइन का यूज इसमें होगा। दूसरा होता है मीडियम, इसमें 30 से 300 मीटर है, इसमें फ्रांसिस टरबाइन का यूज होता है। तीसरा है हाई हेड, इसमें ये सही जोड़ी बना के लिखिएगा आप याद करने को, जैसे हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, कि ऐसी चीजें हैं जहां 2 चीजों को याद रखना है एक साथ। टेबल बनाइए, एक साइड टरबाइन लिखिए, एक साइड उसकी कैपेसिटी, और ऊपर हेडिंग भी डाल लीजिए कि किसके अकॉर्डिंग है, ये तीनों के कॉलम एक साथ बना लीजिए, ऐसी टेबल बनाइए। 3 टाइप से हम कर रहे हैं ना, तो पहले ये हो जाएगा पानी के बहाव के आधार पर, दूसरा ये हो जाएगा हमारा वाटर हेड के आधार पर, और तीसरा जो अब है इसके बाद में पानी के बहाव की मात्रा के आधार पर। टाइप्स ऑफ पानी के बहाव के आधार पर और पानी के बहाव की मात्रा के, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो तीसरा पॉइंट भी यहाँ बना के, अब यहाँ पे इनके अंदर फिर 2-2 कॉलम बनाइए। ये इसमें लिखिएगा आप लो है मतलब इसमें लिख लेंगे आप हेड लिख लेंगे, और यहाँ पे उसका मीटर में कितना उसका हेड है वो लिख लेंगे। लो, मीडियम और हाई, यहाँ पे उनके सामने 0 to 30, 30 to 300 और 300 ऐसे लिख लेंगे। फिर इसमें इस वाले में जो है रन ऑफ रिवर, इसमें कौन सा टरबाइन यूज हो रहा है या किस लोड के लिए है, ऐसी टेबल बना यहाँ लिख लीजिए। उनको तीनों एक पेज पे एक साथ लिखेंगे कंपैरेटिवली, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पूरी टेबल आपके सामने होगी, आंखें बंद करके जब याद करेंगे पूरी टेबल आपके सामने होगी, तो आपको पता रहेगा कि ये इसका है, ये इसका, ये इसका है, ये इसका नहीं है, आप सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, एक होमवर्क ये भी हो गया, कल आपको ये टेबल भी बनाना है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, पानी के बहाव की मात्रा के आधार पर हाई डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज की बात हो रही है। हाई डिस्चार्ज, इस प्रकार के पावर प्लांट में पानी के बहाव की मात्रा सबसे ज्यादा होती है,
और पानी का प्रेशर सबसे कम होता है। इनमें कैपलाइन टरबाइन का यूज किया जाता है। मीडियम में पानी का बहाव जो है और दबाव दोनों मीडियम होते हैं। फ्रांसिस टरबाइन यूज किया जाता है। लो डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज लेवल सबसे कम लेकिन पानी का दबाव सबसे ज्यादा होता है। इसमें अपोजिट होता है, ये हाई और लो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें पेल्टन व्हील, सब ये इसी से क्वेश्चन आया था, पेल्टन व्हील का ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। टरबाइन का यूज किया जाता है, साथ ही सर्च टैंक की भी जरूरत इसमें होती है। स्वाभाविक है क्योंकि पानी का प्रेशर ज्यादा है तो सर्च टैंक लगेगा ताकि वॉल पे जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स हो के पाइप जो है वो टूट ना जाए, पाइप की सुरक्षा के लिए है ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइड्रो एनर्जी, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारी आती है भूतापीय एनर्जी। इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है कुछ कुछ चीजें हैं, इनको हम पहले पिक्चर से थोड़ा सा समझ लें। भूतापीय एनर्जी क्या होती है, किसी को कोई आइडिया है, बताना चाहेंगे? मैम मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जी एक जी। चीज गेस किया जा सकता है कि जो हमारा अर्थ है ना, उसको उसका जो हम्म। क्रस्ट है सबसे सेंटर में है, वो हाँ मोल्टन स्टेट में है, उसमें हाई हाँ थर्मल एनर्जी है। तो जी। उस थर्मल एनर्जी को ये आपका उससे उसको यूज करेंगे, आइदर पानी को गर्म करके स्टीम के रूप में करें, या और कोई विधि है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं, करने का। एकदम एकदम सही, एकदम एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही गैस किया है आपने, यही होता है दरअसल। हमारी जो पृथ्वी है, एक तो हमारा ये कर्सर खो जाता है, इसको हम ढूंढते रह जाते हैं। हाँ, मिल गया। हमारी जो पृथ्वी है उसमें हमने बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि तीन टाइप के उसमें डिवाइड होती है वो, 3 लेयर्स में, यही है ना? ऐसा ही है? सही है। जी जी मैम, जी मैम। एक होता है सबसे अंदर का भाग, उसको हम कोर बोलते हैं। उसके बाद होता है बीच का भाग, मैग्मा, सॉरी, क्या बोलते हैं सर इसको, बीच वाले को? सबसे ऊपर का तो भूपर्पटी कहलाता है, या सरफेस जो होती है हमारी? वो मैग्मा ही है मैम, ये आपको मैग्मा। जिस जहाँ ज्वालामुखी वगैरह होता है ना, हाँ वो मैग्मा के हाँ रूप में ही बाहर आता है ना, मोल्टेन हाँ स्टेट में। हाँ। तो ये जो अंदर हम जितना जाते जाते हैं, बहुत अंदर जितनी गहराई में हम जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ हम जब जा रहे हैं तो टेम्परेचर हाई होता है। जितना ज्यादा हम अंदर की तरफ जा रहे हैं उतना टेम्परेचर हाई होता है। बाहर हम जब खुदाई करते हैं तो यहाँ हमको पत्थर मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, मोटे मोटे। जब हम अगर बोर करवाते हैं अपने घर में पानी के लिए, तो यहाँ देखा होगा ना कि आपने पानी के लिए पत्थर आ जाते हैं कई बार बीच में बड़े बड़े, उनको खोदने में काटने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं और सबसे अंदर जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये जो पत्थर होते हैं ये पिघले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है और ये जो पिघले हुए होते हैं। अब क्या होता है, जब कोई भूगर्भीय हलचल होती है, जैसे भूकंप आया या कुछ भी, अंदर भी कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तब क्या होता है, ये जो मैग्मा है, अब मैग्मा पिघला हुआ रूप है पत्थरों का, तो ये क्या होता है, ऐसा बह के, ये पिक्चर क्या है, थोड़ी सी वैसी कट गई, ये समझ लीजिए, नीचे वाली पिक्चर में देखिए, ये अंदर का है, सबसे यहाँ वाला भाग है, लेकिन ये हलचल जब हुई तो ये कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ को आ गया, बह के सतह की तरफ आ गया। अब सतह की तरफ हम अपनी पृथ्वी पे देखते हैं कि कितना सारा पानी भरा हुआ है, अलग अलग जो पानी के सोर्स हैं, वाटर बॉडीज है, उनमें बहुत सारा पानी भरा है। तो जब ये मैग्मा इधर पिघल के आ जाता है तो ये जो वाटर है भरा हुआ है, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्योंकि ये गर्म है तो ये भी गर्म हो जाता है। इसी गर्म पानी में टेक्नोलॉजी का यूज करके, मतलब जो प्लांट होते हैं वो प्लांट लगा के पाइप के थ्रू उसको स्टीम में, उस, क्योंकि पानी जब गर्म होगा तो पानी भाप में बदल के, तो स्वाभाविक है कि वो भाप में बदल के निकल जाता है, तो उसको
स्टीम के रूप में जो निकल रहा है, वहां उसको यूज करके और क्या करते हैं, फिर वही प्रोसेस हो जाएगी। बिजली में कौन बदलता है, टरबाइन, और उन सब का काम शुरू हो जाता है जनरेटर का, वो काम आते हैं ये। टरबाइन यूज होता है और टरबाइन क्या करता है, उसको चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी में समान यूरे, अच्छा ये तो वो आ गया हमारा कौन सी वाली एनर्जी, उसके बाद वाली, अच्छा ये थर्मल एनर्जी इतनी लिखी है यहाँ पे, यही है सब। मतलब यहाँ पे थर्मल एनर्जी, सॉरी, ये भूगर्भीय या जियोथर्मल एनर्जी में ऐसे ही बनता है कि ये जो है अंदर का पिघला हुआ जो मैग्मा है, जो पत्थर है, वो जब किसी न किसी भूगर्भीय हलचल के कारण क्या होता है, सतह की तरफ आ जाते हैं, तो जो वहां पर जो संरचनाओं में, जिन भी ढांचों में पानी भरा रहता है, वहां का वो पानी को गर्म कर देते हैं। फिर वहां पर, इसीलिए जो ऐसे प्लांट होते हैं भूगर्भीय एनर्जी वाले, वो ऐसी जगह पर ही लगाए जाते हैं पता करके, और वहां पर उस जनरेटर और टरबाइन वगैरह की सहायता से फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहां से। इसकी जो डिटेल है, नोट्स है, वो कोशिश करके कल दे दूंगी मैं, नहीं दे पाई कल, लेकिन तो फिर भी मिल जाएंगे आपको, है ना। चीजें मेरे को लगता है कि समझ में तो आ गई होंगी कि काम कैसे हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं प्रोसेस ये? तो समझ में आ गया मैम। इंडिया में कहीं हाँ है क्या ऐसा, जी, कोई ऐसा प्लांट है इंडिया क्या? में, इंडिया में अभी मुझे आइडिया नहीं है ये है कि नहीं, देखना पड़ेगा, ये देखेंगे हम लोग सब मिलके। जी मैम, ये इंडिया में तो यस मैम, इंडिया में एकमात्र भी ये है इस ये। तरह का जो, हाँ, हाँ, कहाँ पर इंडिया में है, भी है ये। ये कहाँ पर है? मैम अंडमान निकोबार में एक टापू है जहाँ पे ये आपका एकमात्र ज्वालामुखी वहीं पे है। अच्छा, हाँ, इंडिया में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, और, बाकी सब और लोग भी। कोई इंफॉर्मेशन बता रहा था कोई? हाँ, कोई बता रहे थे ना अभी कि एक है इंडिया में, कौन बता रहे थे? मैम लोकेशन याद नहीं मैम, पर वही है, जमीन के अंदर से वो पानी खींचते हैं, वो गर्म पानी होता है क्योंकि जमीन में सबसे नीचे से, फिर हम्म, उससे जो स्टीम निकलती है उसी को ही टरबाइन में इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं, वही जमीन खोद के नीचे का पानी ऊपर लेकर आते हैं। हाँ, सही सही बता रहे हैं आप। तो ठीक है, आज का हम यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद में कल आगे बढ़ाएंगे उसको। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें तो कोई